गुड मॉर्निंग गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन, जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर 10 पे थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। तो वो सेम हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 10 आज आराम से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला टॉपिक देखा था, HDLC, दैट इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये वाले पॉइंट्स पढ़े थे। HDLC इट इज़ अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। दो टाइप के कम्युनिकेशन होंगे, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स रहेंगे, बराबर है। ट्रांसफर मोड्स अगर हम लोग देखेंगे तो दो टाइप के ट्रांसफर मोड्स रहेंगे, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड रहेगा, एक असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड रहेगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में हम लोग क्या बोले, स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज अनबैलेंस्ड नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में। और जो असिंक्रोनस बैलेंस मोड है उसमें कॉन्फ़िगरेशन इज़ बैलेंस्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जो स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज़ अनबैलेंस्ड, स्टेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स विद इन योर नेटवर्क, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होगा, एक प्राइमरी स्टेशन रहेगा जो कमांड सेंड कर सकता है, बराबर है, एंड सेकेंडरी स्टेशन रहेंगे जो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड क्यों है, बिकॉज एक ही प्राइमरी स्टेशन रहेगा जो आपको एक ही प्राइमरी स्टेशन रहेगा जो आपको सिर्फ कमांड सेंड करने में हेल्प करेगा, और बाकी जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पज वी कॉल दिस टाइप ऑफ नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड टाइप ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन आर अनबैलेंस्ड. When we talk about asynchronous balanced mode, as you can see, configuration is balanced. मतलब we have two types of connection, point to point and multi point, where each station can function as primary and secondary. मतलब हर एक जो कंप्यूटर या हर एक जो स्टेशन है, दे कैन सेंड कमांड एज वेल एज दे कैन रिस्पॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट है। सो यहाँ पे प्राइमरी स्टेशन है, दैट प्राइमरी स्टेशन कैन सेंड अ कमांड लाइक हेलो, एंड सेकेंडरी स्टेशन कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू दिस लाइक हाई। एंड सेम वे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में भी क्या होगा, प्राइमरी स्टेशन विल सेंड अ कमांड टू मोर देन वन सेकेंडरी स्टेशन। जैसे यहाँ पे नेटवर्क में फिलहाल वी हैव टू सेकेंडरी स्टेशन। सो जैसे ही प्राइमरी स्टेशन ने कमांड सेंड किया, सेकेंडरी स्टेशन 1 एंड सेकेंडरी स्टेशन 2 बोथ विल सेंड अ कमांड टू हियर। एंड जब हम लोग असिंक्रोनस बैलेंस मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहेगा, जहाँ पे स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2 बोथ कैन वर्क ऑल्टरनेटिवली। लाइक स्टेशन 1 अगर कमांड सेंड कर रहा है तो स्टेशन 2 रिस्पॉन्ड करेगा, स्टेशन 2 अगर कमांड सेंड करेगा तो स्टेशन 1 रिस्पॉन्ड करेगा। तो टेम्पररी स्टेशन 1 कैन वर्क एज प्राइमरी स्टेशन, स्टेशन 2 कैन वर्क एज सेकेंडरी स्टेशन, एंड in vice versa, like station 2 can work as primary and station 1 can work as secondary. तो ये दोनों वे में काम करेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय HDLC, दैट इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। एंड आई होप ये हम लोगों ने लास्ट टाइम नोट डाउन किया था। सो नाउ टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स इन HDLC। तो यहाँ पे देखो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम सपोर्टेड बाय HDLC। एक इंफॉर्मेशन फ्रेम रहता है, एक सुपरवाइजरी फ्रेम रहता है, एंड एक अननंबर्ड फ्रेम रहता है। अब सबका काम क्या है, ये देखो, ये फ्लैग आर्किटेक्चर है, ये फ्रेम फॉर्मेट है। फ्रेम फॉर्मेट स्टार्टिंग में फ्लैग है। अब देखो, इस ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साइड पे फ्लैग्स है। ओके, देन यहाँ पे ये आपका एड्रेस है, देन कंट्रोल है, देन यूज़र इन्फॉर्मेशन है, एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे फ्रेम चेक सीक्वेंस है। सो ये आपका फ्रेम फॉर्मेट है। ये अभी आपको डायग्राम प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। स्टार्ट और एंड में दोनों साइड पे फ्लैग्स है। ओके, अब देखते हैं ये होता क्या है। इन्फॉर्मेशन फ्रेम, स्टार्टिंग का जो फ्रेम है दैट इज आई फ्रेम, विच इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन फ्रेम। तो इन्फॉर्मेशन फ्रेम में ये वाला आपका डायग्राम है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रेम जो हम लोग सेंड करेंगे, जैसे डेटा फ्रेम सेंड करते हैं वैसा हम लोग इन्फॉर्मेशन फ्रेम सेंड करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन फ्रेम बेसिकली वर्क किस पे करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। क्या होगा उसमें, यूज़र डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेंगे। तो क्या क्या चीज़ें रहेंगे, फ्लैग रहेगा, एड्रेस रहेगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेंगे, यूज़र इन्फॉर्मेशन रहेंगे, एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस रहेगा। और ये जो भी वर्ड्स है वो सबका मतलब, ये सारे फील्ड्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, जो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए ये इतना याद रखो, इन्फॉर्मेशन फ्रेम। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ सुपरवाइजरी फ्रेम। सो ट्रांसपोर्ट ओनली
जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, खाली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेंगे। इसमें क्या है देखो, इसमें अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रेम में जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिसिंग है, बाकी पूरा डायग्राम सेम है। सो एक्सेप्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन रेस्ट ऑल डायग्राम इज सेम। देन अननंबर्ड फ्रेम, तो रिजर्व फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, सिस्टम के लिए कुछ अगर काम का है उसके लिए हम लोग ये रिजर्व रखते हैं। तो इसका डायग्राम भी अगर आप देखेंगे, दिस टू डायग्राम आर वेरी मच सिमिलर। खाली डिफरेंस क्या है, यूज़र इन्फॉर्मेशन वाला जो ब्लॉक है उसके जगह पे यहाँ पे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो अब हम लोग यहाँ पे ये जो भी फील्ड्स दिए, देर आर 6 टाइप ऑफ फील्ड्स इन फ्रेम फॉर्मेट ऑफ HDLC। 3 टाइप के फ्रेम्स है, याद रखो। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स इन HDLC, इन्फॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम एंड अननंबर्ड फ्रेम। जिसमें से जो फ्लैग्स है, अब देखो हर एक जगह पे आपने देखा है ये स्टार्टिंग में फ्लैग है और एंडिंग में फ्लैग है, बराबर है। स्टार्ट और एंड दोनों साइड पे फ्लैग्स है। तो बिगिनिंग एंड एंड दोनों साइड पे फ्लैग्स है ऑफ द फ्रेम। सर्वर एज अ सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न फॉर रिसीवर सर्व्स एज, मतलब स्टार्टिंग का फ्लैग और एंडिंग का फ्लैग, जिससे प्रॉपर जो डेटा आ रहा है उसको सिंक्रोनाइज करने में, नंबर वाइज रखने में हम लोग को हेल्प करेगा। एड्रेस कंटेन्स एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन, बराबर है। प्राइमरी स्टेशन कहाँ से आ रहा है, सेकेंडरी स्टेशन कहाँ पे वो डिलीवर होगा। प्राइमरी स्टेशन मतलब जिसने आपका जो डेटा है वो सेंड किया है, सेकेंडरी स्टेशन जहाँ पे वो डेटा डिलीवर करना है, बराबर है ना। देन कंट्रोल में क्या रहेगा, यूज फॉर एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल। तो एरर चेकिंग के हम लोगों ने अलग से एक पूरा चैप्टर पढ़ा है एरर चेकिंग में। तो कंट्रोल के अंदर वो एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल का काम होता है। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, यूजर डेटा एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यूज़र इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा यूज़र भेज रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन रहेंगे, और दूसरे में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा। और फ्रेम चेक में हम लोग एरर डिटेक्शन फील्ड्स यहाँ पे ऐड करते हैं, फ्रेम चेक सीक्वेंस, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। तो हमेशा फ्रेम चेक सीक्वेंस रहेगा, सो दैट इजीली विदाउट एनी एरर हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। और बाकी का इसका जो थियरी है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो नोट्स शेयर किए हैं ना उसके अंदर आपको मिलेगा। चैप्टर 10 का देखो ये PDF है आपके पास, वो PDF के अंदर आपको यहाँ पे ये मिलेगा सेम। ये देखो ये SDLC फ्रेम फॉर्मेट है HDLC का। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वो सारे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो वही सेम चीज़ें यहाँ पे है। ओके, सो जल्दी से ये नोट कर लो, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नोट इट डाउन क्विकली। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें होंगे वो समझते हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस। सर्विस कौन से प्रोवाइड करेगा, फॉर्मेट ऑफ फ्रेम्स ये हम लोग को बताना है। मतलब जो हम लोग फ्रेम फॉर्मेट सेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर हम लोगों ने HDLC के लिए जैसे पढ़ा वैसा ही एग्जैक्टली सेम टाइप का आपको यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेट फ्रेम फॉर्मेट मिलेगा फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एज वेल। देन लिंक एस्टैब्लिश प्रोसेस ये करता है, लिंक एस्टैब्लिश करने का पॉइंट टू पॉइंट दो कंप्यूटर्स के बीच में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन के बीच में लिंक एस्टैब्लिश होगा, बराबर है। फ्रेम फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, जिससे आपका एग्जैक्टली कौन से एड्रेस पे डेटा जाना चाहिए, एरर चेकिंग होते रहेगा, कितना लोड का आप डेटा भेज रहे हैं वो बताएगा, है ना, ये सब होते रहेगा। उसके आगे डेटा एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ से ही होगा, मतलब प्राइमरी स्टेशन से सेकेंडरी पे जाएगा, देन सेकेंडरी स्टेशन जब प्राइमरी वे में वर्क करेगा तो वहाँ से डेटा वापस जिसने सेंड किया उसको मिलेगा। एंड हाउ नेटवर्क लेयर डेटा आर एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सिक्योर वे में डेटा को सेंडर से रिसीवर तक सेंड करना, सो दैट सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर ही उसको एक्सेस कर पाए, बाकी सबको उसका एक्सेस ना मिले। देन डेटा लिंक ये हो गया। देन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड होता है, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ऑथेंटिकेशन। तो जो भी ये डेटा या ये डेटा फ्रेम्स को रिसीव कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं वो भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, उसके लिए भी ये सेम काम चलेगा। अब फ्लो कंट्रोल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए, कि सेंडर अगर बहुत स्पीड में डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको वो सेम स्पीड पर रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो टाइम पे वो जो फ्लो कंट्रोल का प्रोसेस है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू मेंटेन नहीं होता है, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में दो मशीन्स इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं, और अगर लैन में अगर दो मशीन्स इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं तो दोनों को अगर 100 Mbps का स्पीड है तो दोनों को सेम स्पीड मिलता है, तो इसके लिए फ्लो कंट्रोल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। देन बहुत सिंपल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है यहाँ पे।
नो एड्रेसिंग मैकेनिज्म टू हैंडल फ्रेम्स, बिकॉज ज़्यादा कोई एड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दो कंप्यूटर्स ही आपस में कनेक्टेड है, तो ज़्यादा कोई एड्रेसिंग में हम लोग मगजमारी नहीं करते। ओके, देन उसके आगे अगर पॉइंट टू पॉइंट के अगर आप फ्रेम फॉर्मेट्स अगर देखेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट और एंड में आपके अगेन फ्लैग्स रहेंगे। तो स्टार्ट वाला फ्लैग आपका फ्रेम का स्टार्टिंग का सीक्वेंस बताएगा, एंड वाला फ्रेम उसके बाद कौन सा नेक्स्ट फ्रेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो वाला सीक्वेंस बताएगा। ऑफ कोर्स एड्रेस जो रहेगा कांस्टेंट एड्रेस रहेगा, जो अगर ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर ब्रॉडकास्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो 8 टाइम 1 ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा, बराबर है। कंट्रोल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू हम लोग के रहेंगे, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ना। ये एड्रेस में अगर आप देखेंगे ना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के जगह पे अगर आप इंडिविजुअली कोई एक सिंगल मशीन को ही सेंड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। ओके, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में 8 टाइम 1 कब आएगा, अगर वो सिंपली वी कैन से कि हम लोग का वो जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में मतलब हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहे हैं, तब ये कॉमन ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा। एल्स तो नॉर्मल जो हम लोगों का वो मशीन का जो एड्रेस है वही आएगा यहाँ पे। प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट इज कैरिड इन डेटा फील्ड। सो यहाँ पे हम लोग के पास डेटा फील्ड में क्या क्या जाएगा, फर्स्ट क्या जाएगा, यूजर डेटा जाएगा, और बाकी के जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन जाएंगे। ओके, पेलोड में कैरी आइदर यूजर डेटा और अदर इन्फॉर्मेशन। पेलोड एग्जैक्टली कितना डेटा आप सेंड करेंगे वो यहाँ पे पेलोड में जाएगा। और प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल बताएगा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेंड यूजर डेटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन। द रूल्स और गाइडलाइंस विच इज डिफाइंड टू सेंड और कैरी आउट द इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आएगा। एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस वो तो सेम ही है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा। सो दिस इज योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने देख लिया, और जो पीडीएफ दिया है उसमें आपको इन डिटेल इसका थियरी मिलेगा। सो नोट कर लो ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। गिव द टाइटल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड नोट इट डाउन। एज यू कैन सी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में ट्रांजिशन फेज होता है अभी हम लोगों का, ये समझते हैं ट्रांजिशन फेज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, तो जो प्राइमरी स्टेशन एंड सेकेंडरी स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ बोथ साइड्स आर अग्री एंड उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा, बराबर है। तो ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क पे वो कनेक्शन, नेटवर्क लेयर पिक्चर में आएगा, वहाँ पे कनेक्शन आपका जो है वो एस्टेब्लिश होगा। जो एड्रेसेस रिक्वायर्ड है दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट होने के लिए वो एड्रेसेस आएंगे, आपका कनेक्शन ओपन होगा, आप डेटा सेंड करेंगे। एक बार आपका डेटा सेंड करके हो गया तो हम लोग कनेक्शन को टर्मिनेट करेंगे, या फिर अगर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तो भी कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, बराबर है। कैरियर ड्रॉप, आपका कनेक्शन जो है वो डेड हो जाएगा, आगे आप कुछ काम नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये दोनों वे में सेम काम होगा। एक में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में अगर यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, हम लोगों ने कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं। इफ बोथ साइड आर अग्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन, सेंडर एंड रिसीवर, तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा। ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुली हो गया तो नेटवर्क आपका दो कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क लेयर के थ्रू आपका कंप्यूटर जो है वो आपके एड्रेसेस के थ्रू एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, बराबर है ना। एक बार कनेक्शन ओपन हो गया तो वो होने के बाद में जैसे ही आपका डेटा सबमिट हो गया कम्प्लीटली, हम लोग वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे एंड वो जो भी कैरियर लिंक था वो आपका डेड हो जाएगा। अभी उसके ऊपर आप वापस कोई नया डेटा सेंड नहीं कर सकते। वापस अगर कुछ नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो वापस एक कैरियर हम लोग डिटेक्ट करेंगे, वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अगर दोनों पार्टीज अगर अग्री करते हैं तो ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन हुआ तो वापस ये सेम काम चलेगा। नाउ सपोज अगर मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, बोथ साइड आर अग्रीड, लेकिन ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो गया तो वहाँ से ही कनेक्शन टर्मिनेट होकर डेड हो जाएगा। सो ये आपका पैटर्न चलता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन फेजेस बोलते हैं ऑफ पीपीपी। ये सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा इन दिस फ्रेम। यहाँ पे देखो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आया, और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका वो पूरा पार्ट दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो अगर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे जाएगा, अगर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो वो डायरेक्टली वो यहाँ पे नेटवर्क लेवल पे जाएगा जहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। सो एज यू कैन सी डेड लिंक इज नॉट यूज्ड वन। एस्टेब्लिश का मतलब है नोट स्टार्टेड कम्युनिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होता है, अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग को ज़रूरत है तो हम लोग रखते हैं, एल्स ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। देन निगोशिएशन ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, वो नेटवर्क पे चलेगा। डेटा ट्रांसफर होगा, ओपन कनेक्शन का मतलब है ना, कनेक्शन ओपन है, सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड और रिसीव द डेटा। कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा एक बार जैसे ही काम हम लोग का खत्म हो गया।
लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना और काम होने के बाद में उसको टर्मिनेट करना। ये सारा काम आपका लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का होगा। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो क्या करेगा? एक तो पासवर्ड के लिए और चैलेंज हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब है जैसे अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो आप कॉल रिसीव करेंगे, बराबर है। तो अगर मैंने कॉल किया दैट्स अ रिक्वेस्ट, आपने कॉल एक्सेप्ट किया मतलब आपने वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं हेलो बोलूँगा, तो अगर आपको वो हेलो अगर सुनाई दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट वापस हेलो बोलेंगे, दैट मीन्स आपने उसको एक्नॉलेज किया। सो ये पैटर्न चलेगा। और लास्ट में हम लोग का नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होगा? कनेक्शन टू नेटवर्क लेयर आएगा और साथ में एनकैप्सुलेशन चलेगा। एनकैप्सुलेशन मतलब सिक्योर वे में डेटा हाइड करके हम लोग सेंडर से रिसीवर तक उसको भेजेंगे, बराबर है। सो ये नेटवर्क लेयर में आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये वे में काम करता है। और ये बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी टू द पॉइंट आपको याद रखना है वो चीज़ें यहाँ पे डिटेल आप जो आप पढ़ेंगे वो यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है हर एक फेजेस का। ओके, सो नोट इट डाउन दिस क्विक। So after transition phase of P2 PPP, next we have is channelization concept। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये PPP का आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो ट्रांजिशन फेज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो। एंड विद दिस चैप्टर 10 जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 10 के जो भी पॉइंट्स थे मैंने बहुत क्रिस्प वे में आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी थियरी आपको यहाँ पे चैप्टर 10 का ये जो PDF है उसमें से पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ दैट इज़ चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सर्टन पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट विथ चैप्टर 11 थोड़े कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है। सो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ मेन जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये है कि हम लोग का थियरी है CN का। एंड फॉर CN थियरी वी सपोज टू प्रिपेयर वन थियरी प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट वॉट एवर यू से। आपको बाकी सब्जेक्ट में मिला होगा ना थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए? हेलो गाइस, वही हम लोग डिस्कस। ओके, सो चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एंड वायर्ड लैन इथरनेट। तो ये आपका चैप्टर 11 है और मैंने ये PDF आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो दिस इज़ आवर लास्ट PDF, चैप्टर 11 to 13, टोटल 54 पेजेस है। ये आपका लास्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क्स जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखेंगे आपको यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे आपको जो सिंपल पॉइंट्स दिए वही सेम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको क्या बोला है? व्हेन नोड्स और स्टेशन आर कनेक्टेड एंड यूज़ अ कॉमन लिंक, जिसको हम लोग मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्ट लिंक बोल सकते हैं, जहाँ से आपके डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा, बराबर है। सो वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों को क्या बोला है? वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखा लास्ट जो हम लोगों का थियरी था उसमें। एंड नाउ हियर एज यू कैन सी वी हैव multiple access protocol to coordinate access to the links. Now this problem of controlling the access to medium is similar to a rules of speaking in an assembly. So जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि जिसका नंबर आएगा वही बात करेगा। जैसे असेंबली में अगर हम लोग बात करते हैं, सो all the numbers, all the sequence are predefined, कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि ओके इसके बाद किसका टर्न आएगा, इसके बाद किसका टर्न आएगा, और वो जो टर्न आएगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है इट गोज ऑन हियर एज वेल। सो ब्रॉडकास्ट या मल्टी पॉइंट लिंक रहेगा। कोई एक लोकेशन से सारे जो मैसेजेस है वो ब्रॉडकास्ट होंगे, और किसी को अगर इंडिविजुअली अगर कनेक्ट करना है तो उनको अपना जो टर्न है उसका वेट करना पड़ेगा। द प्रोसीजर गारंटीज दैट द राइट टू स्पीक इज अपहेल्ड एंड एंश्योर दैट टू पीपल do not speak at same point of time and do not interrupt each other, do not monopolize the discussion and so on। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही साइड से ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वहाँ से ही हम लोग अगर हम अपना काम कर रहे हैं और वो पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना टर्न का वेट करेंगे, उनका टर्न आएगा तभी उनको चांस मिलेगा फॉर अ कम्युनिकेशन। सो जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है हम लोगों का कि हम लोग असेंबली में या वहाँ पे कैसे बात करते हैं, तो वैसे ही सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपका जब टर्न आएगा तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अपने टर्न के लिए। कोई एक कॉमन लोकेशन रहेगा जहाँ से जो मैसेजेस जो है वो ब्रॉडकास्ट होंगे, राइट, और वो जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहाँ से ही हम लोग अपना काम चलाएंगे। बस ये है। सो मैनी प्रोटोकॉल हैव बीन डिवाइज्ड टू हैंडल एक्सेस टू अ शेयर्ड लिंक। ऑल दिस प्रोटोकॉल्स बिलोंग्स टू अ सब लेयर इन डेटा लिंक लेयर। देखो अब OSI के जो 7 लेयर्स हम लोगों ने पढ़े थे वो 7 लेयर में से आप अगर देखेंगे तो हम लोग कौन से लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डेटा लिंक लेयर जो है हम लोग का OSI के 7 लेयर में से वो लेवल के जो वो लेयर के ऊपर आपका यहाँ पे ये काम चल रहा है। सो मैक जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करेगा। सो वे कैटेगराइज देम इनटू 3 कैटेगरीज। कौन से रहेंगे? एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसके अंदर मल्टीपल ये सब टाइप्स आते हैं। देन कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग ये वाले आते हैं। एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है जो FDM है, TDM है, CDM है। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। सो मेनली मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, मल्टीपल एक्सेस एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल एक्सेस, एक ही लोकेशन से मल्टीपल पीपल कैन गेट द एक्सेस ऑफ दैट, बराबर है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे काम करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, एज द नेम सजेस्ट रैंडम। सो रैंडम एक्सेस और कंटेंशन मेथड, नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन एंड नन ऑफ इज असाइन टू अ कंट्रोल ओवर अनदर। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में बेनिफिट क्या रहेगा? ऑल आर एट द सेम लेवल। तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कोई प्राइमरी या कोई मास्टर स्टेशन है, कोई स्लेव स्टेशन है या कोई सब स्टेशन है, सबके लिए सेम प्रायोरिटी है। नो स्टेशन परमिट्स और डज नॉट परमिट अनदर स्टेशन टू सेंड इट। तो सबके पास सेम लेवल के परमिशन, सेम लेवल के एक्सेस है। एट ईच इंस्टेंस स्टेशन दैट हैज़ डेटा टू सेंड यूजेज अ प्रोसीजर डिफाइंड बाय अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बराबर है। तो जब कभी अगर मेरे पास कोई डेटा है जो मुझे अगर सेंड करना है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ईच इंस्टेंस अ स्टेशन दैट हैज़ data to send uses a procedure defined by a protocol to make a decision on whether or not to send data, and this decision depends on the state of the medium, that is idle या busy। अगर वो idle है तो फिर वो टाइम पे वो डेटा सेंड कर सकता है, अगर बिजी है तो वो क्या करेगा, वो एक क्यू में जाएगा उसके साथ और जिसको भी बात करना है वो। सो ये पॉइंट्स हम लोग के यहाँ पे ये पैटर्न में काम करेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट व्हाट इट डिजायर ऑन अ कंडीशन दैट फॉलोज अ प्री डिफाइंड प्रोसीजर एंड इंक्लूडिंग द टेस्टिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द मीडियम। टू फीचर गिव्स दिस मेथड इट्स नेम। फर्स्ट क्या है, देयर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट, बराबर है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब कभी हम लोग कंफर्टेबल है हम लोग डेटा सेंड करेंगे। और नेक्स्ट क्या बोला है, नो रूल स्पेसिफाई विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे रेंडमली डिसाइड होगा कौन कभी डेटा सेंड करेगा। इट्स बेसिकली डिफाइंड ऑन अ रैंडम बेसिस and this is why these methods are called as contention methods. The random access method, each station has the right to the medium without any control by any other station. Directly हम लोग अपने डेटा सेंड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये पर्सन का परमिशन मिला तो ही हम लोग अपना काम कर सकते हैं, नहीं, we can directly send our data as and when required. Okay, it's totally up to us. Okay, any other doubt? और कन्फ्लिक्ट या कोलिजन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये भी देखेंगे। टू अवॉइड एक्सेस कन्फ्लिक्ट और टू रिजॉल्व इट व्हेन इट हैपेंस ईच स्टेशन फॉलोज द प्रोसीजर। क्या, व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, ये सबसे पहले टाइम टेबल रहेगा कि कब कौन सा मीडियम एक्सेस कर सकता है वो। व्हाट कैन स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी, ये। हाउ कैन द स्टेशन डिटरमाइन द सक्सेस और अ फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन, एंड व्हाट कैन स्टेशन डू इफ देर इज एन एक्सेस कन्फ्लिक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसका हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। सो ये आपका फर्स्ट जो रैंडम एक्सेस कंट्रोल है वो पार्ट हो गया, बहुत सिंपल है, प्योर थियरी है। कोई स्टेशन जो है वो एक दूसरे से कहीं पे भी अगर ऊपर या लोअर नहीं रहेंगे, हम लोग हर किसी को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। वो रैंडमली अपने एक्सेस जो कभी कौन कर सकता है वो डिफाइन करेंगे। यही सारे बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, सो इसके आगे का जो है टॉपिक जो है वो हम लोग इसके बाद का जो लेक्चर कंटिन्यू होगा उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ चैप्टर 11 के सर्टेन टॉपिक जो है ना वो हम लोग पहले यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, जो आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज ये सिंपल से टॉपिक है। ये आज कंप्लीट करके बाद में नेक्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ ये PDF में से डिस्कस करेंगे। सो ऊपर वाला ये हम लोगों का रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल वाला टॉपिक हो गया है।
ये एलोआ के आगे के जो टॉपिक्स है वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले अभी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक है आपका चैनलाइजेशन। तो चैनलाइजेशन कैसे वर्क करता है, क्या होता है, समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको एक बार में समझेगा। चैनलाइजेशन क्या बोला है देखो, इट इज़ अ मल्टीपल एक्सेस मेथड इन विच अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज शेयर्ड। तो आपका जो भी बैंडविड्थ समझते हैं हम लोग के पास। सपोज अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हाईवे वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक साथ अगर मल्टीपल कार्स अगर एक साथ भाग रहे एक ही हाईवे पे, तो आप कैसे उनको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये वाले पॉइंट्स हम लोगों ने समझे थे। तो अगर आप सेम देखेंगे तो वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। तो आप एक जो बैंडविड्थ है, एक जो रूट है, जो रास्ता है, आप उसको टाइम वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि मैं बोलूँगा कि ओके इतने टाइम के लिए ये पर्सन यूज़ करेगा, इतने टाइम के लिए ये फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगा। फ्रीक्वेंसी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं, तो एफएम रेडियो में अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी वाइज डिवीजन होता है। वो फ्रीक्वेंसी वाइज डिवीजन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 102, 100, 98, 93, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन। कोई एक फ्रीक्वेंसी पे हमेशा एक ही डेटा ट्रैवल करेगा, ये पैटर्न हो सकता है। और एल्स कोड डिवीजन हो सकता है। तो टाइम डिवीजन को हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। देन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो वन बाय वन तीनों समझते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक ही प्लेस पे हम लोग के पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, और ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से देखो क्या करेंगे, अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनको शेयर करेंगे, है ना। सो आपको यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट, available bandwidth is divided into frequency bands. Each station is allocated a band to send its data and it belongs to a station all the time. So जैसे यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास स्टेशन है 1, उसके लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलॉट किया है, दैट इज़ B1। सेकेंड स्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी B2 अलॉट किया है, थर्ड स्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी B3 एंड फोर्थ स्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी B2। वाई एक्सिस के ऊपर आपका फ्रीक्वेंसी आता है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आता है। तो ये वे में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिवीजन किया हुआ है। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज टाइम डिवीजन। तो टाइम डिवीजन में क्या होगा, कंप्लीट बैंडविड्थ हम लोगों ने सपोज स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए स्टेशन 1 को अलॉट किया है, उसके 5 मिनट के लिए स्टेशन 2, नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए स्टेशन 3, उसके बाद स्टेशन 4 एंड देन अगेन यहाँ पे स्टेशन 1 आएगा, देन वापस स्टेशन 2 आएगा। सो ये वे में टाइम स्लॉट्स जो है वो डिवाइडेड रहेंगे और ये पैटर्न जो है वो सेम कंटिन्यूस काम करते रहेगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दिस मेथड द स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इन टाइम। ईच स्टेशन इज अलोकेटेड अ टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इट कैन सेंड डेटा। इंपॉर्टेंट क्या बोला है, इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल दैट इज टाइम शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस। सो आई होप ये दो टाइप बहुत सिंपल है। इसके बाद कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है इसके कंपैरिजन में, तो ये नोट कर लो। देन हम लोग CDMA पे जाते हैं। सो चलो कंटिन्यू करता है। सो FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल स्टेशंस जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, अलग अलग टाइम स्लॉट डिवाइड होगा और वो टाइम स्लॉट में सिर्फ वो एक स्पेसिफिक स्टेशन जो है उसी का डेटा ट्रैवल करेगा। और नेक्स्ट जो है वो है कोड डिवीजन CDMA। आपने स्टार्टिंग में सुना रहेगा, हम लोग के जो GSM फ़ोन्स होते थे अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं सिम कार्ड्स, उसके पहले CDMA फ़ोन्स आते थे। तो वो जो CDMA फ़ोन रहते थे ना, वो ये टेक्निक यूज़ करते थे। तो अब ये टेक्निक कैसे वर्क करता है, छोटा सा कैलकुलेशन है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन दिस मेथड वन चैनल कैरीज ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। CDMA मीन्स कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कोड्स। अब ये कोड कैसे मिलता है वो देखते हैं हम लोग। हाउ कम्युनिकेशन विद कोड्स टेक प्लेस, इफ अ कोड्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर देन द आंसर इज 0। देखो क्या बोला, इफ कोड्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, मतलब अगर मैं सपोज मेरा कोड है C1, अगर मैं C1 को C1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। याद रखो ये, अगर मैं C1 को C1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। इफ कोड्स आर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन वी गेट 4 नंबर ऑफ if codes are multiplied by itself then we get 4 number of stations, बराबर है।
तो यहाँ पे 4 नंबर स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, लाइक दैट वी हैव 4 स्टेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, तो इफ स्टेशन 1 को हम लोग स्टेशन 2 के कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 0 मिलेगा। एंड अगर मैं स्टेशन 2 के कोड को वो स्टेशन 2 के कोड के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 4 मिलेगा। अब यहाँ पे आंसर 4 क्यों है, बिकॉज वी हैव टोटल 4 नंबर ऑफ स्टेशंस। ध्यान से सुनो, वापस एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर मैं एक स्टेशन कोड, हर एक स्टेशन का एक कोड है, जैसे स्टेशन 1 है उसका कोड है C1, स्टेशन 2 है उसका कोड है C2, स्टेशन 3 का कोड C3 है, स्टेशन 4 का कोड C4 है। अब अगर मैं स्टेशन 1 के कोड को स्टेशन 1 के साथ में ही अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ जो स्टेशन है वो। तो अभी अगर मेरे पास 4 स्टेशन है तो अभी आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, आपका टोटल जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 4, बराबर है। अब अगर इसके जगह पे 10 स्टेशन रहेंगे ना, तो जब मैं स्टेशन 1 के कोड को स्टेशन 1 के कोड के साथ ही, मतलब सेम कोड को वही सेम कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। तो अगर 4 स्टेशन है तो आंसर 4 आना चाहिए, अगर 5 स्टेशन है तो आंसर 5 आना चाहिए, 10 स्टेशन है तो आंसर 10 आना चाहिए। सो वो सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को जो डेटा है वो कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे स्टेशन 1 है उसका कोड है C1, स्टेशन 2 है उसका कोड है C2। तो जब मैं स्टेशन 1 के कोड को स्टेशन 2 के कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर वहाँ पे क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको, आंसर मिल रहा है 0, बराबर है। लेकिन अगर मैं स्टेशन 2 का कोड है C2, उसको मैं स्टेशन 2 के कोड के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है 4। आई होप ये सबको प्रॉपरली समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं, स्टेशन 1 है, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4। स्टेशन 1 का डेटा है D1, स्टेशन 2 का डेटा D2 है, स्टेशन 3 D3, स्टेशन 4 का डेटा D4। एंड सेम वे हर एक का अपना एक कोड है, जैसे स्टेशन 1 का कोड C1 है, देन C2, C3 एंड C4। अब हम लोगों ने क्या किया, C1 मतलब स्टेशन 1 के कोड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टेशन 1 के डेटा के साथ, देन स्टेशन 2 के कोड को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेशन 2 के डेटा के साथ, देन स्टेशन 3 का कोड एंड डेटा ऑफ स्टेशन 3, स्टेशन 4 का कोड एंड डेटा ऑफ स्टेशन 4। ये सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, और ये सबको हम लोग एक सिंगल चैनल जो है हम लोगों का कंप्लीट बैंडविड्थ है वो यूज़ करेंगे टू सेंड दिस कोड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर स्टेशन 1 जो है उसको अगर स्टेशन 2 के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो वो टाइम पे क्या होगा, ये सेम डेटा आएगा। देखो यहाँ पे ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे भेजा है C1 इंटू D1, देन C2 इंटू D2, देन C3 इंटू D3 एंड C4 इंटू D4। तो ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे भेजा है, बराबर है, वो सेम डेटा हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, दिख रहा है आपको। एंड उसके साथ में बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर हम लोग क्या है, C1 है, मतलब मेन जो डेटा सेंड कर रहा है वो कौन सा स्टेशन है, C1 है। अब एज वी नो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेन डेटा C1 ने भेजा है तो C1 के साथ हम लोग बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, C1 इंटू C1 मल्टीप्लाई विद D1, बराबर है। ब्रैकेट अगर हम लोग सिंपल मैथ्स है, C1 इंटू C2 एंड डेटा आएगा, देन C1 इंटू C3 इंटू डेटा, देन C1 इंटू C4 इंटू डेटा। तो एज पर दिस रूल अगर हम लोग एक कोड को दूसरे कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 0। एंड सेम कोड को अगर मैं सेम कोड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 4 आएगा। तो C1 को जब मैंने C1 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर 4 आया, एंड बाकी सारे लोकेशंस पे आपका आंसर 0 आया। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों 0 हो गया, और फाइनली मुझे क्या मिला, 4 इंटू D1, जिसमें से मैं क्या करूंगा, 4 इंटू D1 डिवाइड बाई 4 करूंगा, तो 4 4 कैंसिल हो गया और फाइनल डेटा मुझे मिल गया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाई CDMA। आपके टेक्स्ट बुक में ये वे में नहीं दिया हुआ है, इसके लिए मैंने ये प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सबको ये क्लियर रहेगा, बहुत ज़्यादा नोट कर लो जल्दी से। CDMA अगेन एक्सप्लेन CDMA कैसे वर्क करेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन समझते हैं। हम लोग के पास जो एल्गोरिदम है वो क्या बोलता है, अगर मैं स्टेशन 1 का कोड है, बराबर है, स्टेशन 1 का कोड C1 है, उसको अगर मैं स्टेशन 2 के कोड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, या एक स्टेशन के कोड को
मैं कोई भी दूसरे स्टेशन के कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं स्टेशन 1 के कोड को स्टेशन 3, 4, 5, 6 किसी के भी कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा आंसर विल ऑलवेज 0। लेकिन अगर मैं स्टेशन 1 के कोड को उसी के साथ में अगर मल्टीप्लाई करूँगा, सेम कोड को वही सेम कोड के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस जो है, अपने केस में आंसर 4 आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस जो है यहाँ पे वो 4 है, इसके लिए आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेशन कुछ ना कुछ डेटा सेंड करेगा, तो हम लोग का पर्पस क्या है, वो डेटा एंड तक आपके पास पहुँचना चाहिए, वो हम लोग का मेन पर्पस है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, स्टेशन 1 है वो एक डेटा सेंड कर रहा है, तो स्टेशन 1 डेटा सेंड कर रहा है, इसके लिए हम लोग उसको लेबल क्या कर रहे हैं, D1, और उसका कोड क्या आएगा, कोड फर्स्ट स्टेशन है तो उसका कोड हम लोगों ने C1 रखा है। सेम वे सेकेंड स्टेशन है तो उसका डेटा D2 बोलेंगे और कोड को C2 बोलेंगे। सेम वे D3 दैट इज एन डेटा फॉर स्टेशन 3 एंड C3 दैट इज अ कोड फॉर स्टेशन 3, देन D4 डेटा फॉर स्टेशन 4 एंड C4 कोड फॉर स्टेशन 4। अब आप क्या करेंगे, कोड एंड डेटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर है, और ये सबको हम लोग साथ में फिर ऐड करते जाएंगे। देखो यहाँ पे C1 इंटू D1 प्लस C2 इंटू D2 प्लस C3 इंटू D3 प्लस C4 इंटू D4, तो ये आपका कैलकुलेशन हो रहा है, और ये सब हम लोग एक साथ एक सिंगल चैनल के थ्रू सेंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि स्टेशन 1 को स्टेशन 2 से कम्युनिकेट करना है, या स्टेशन 2 को स्टेशन 1 के साथ कम्युनिकेट करना है, ओके या फिर क्या बोला है, स्टेशन 2 वांट्स टू हियर व्हाट स्टेशन 1 सेज, तो मतलब स्टेशन 2 को कुछ डेटा आ रहा है जो उसको सुनना है, और वो किसके पास से आ रहा है, स्टेशन 1 के पास से आ रहा है। तो मतलब फाइनली हम लोग जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेटा जो मिलना चाहिए वो कौन सा मिलना चाहिए, स्टेशन 1 का D1 डेटा मिलना चाहिए, बिकॉज स्टेशन 2 को क्या सुनना है, स्टेशन 1 क्या बोल रहा है वो स्टेशन 2 को सुनना है, तो दैट मीन्स स्टेशन 1 क्या डेटा सेंड कर रहा है वो स्टेशन 2 को रिक्वायर्ड है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेन स्टेशन है जिसके पास से आपको डेटा आ रहा है, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन जो आपने यहाँ पे किया है, ये पूरा कैलकुलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है हियर, ओके, उसके बाहर हम लोग जो स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है वो स्टेशन का नाम लिख देंगे, वो स्टेशन के कोड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ C1 D1 प्लस C2 D2 प्लस C3 D3 प्लस C4 D4, अब मेन जिसने कोड सेंड किया है, ओके, वो स्टेशन है स्टेशन 1 और उसका कोड है C1, तो मैंने कंप्लीट सबको स्टेशन 1 के कोड के साथ मल्टीप्लाई किया, बराबर है, ब्रैकेट के बाहर वो स्टेशन का कोड लिखा। अगर स्टेशन 2 रहता तो मैं यहाँ पे C2 लिखता था, स्टेशन 3 रहता तो C3 लिखता था, ये सेम प्रोसेस चलेगा। अब हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा, C1 ये चारों ब्रैकेट के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो C1 मल्टीप्लाई होगा ये वाले ब्रैकेट के साथ, तो आपको डेटा फाइनली क्या मिलेगा, C1 इंटू D1, देन C1 ये सेकेंड ब्रैकेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल ब्रैकेट क्या मिलेगा, C1 इंटू C2 इंटू D2, देन सेम वे अगर C1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, C1 इंटू C3 इंटू D3, सेम वे इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा C1 को तो आपको आंसर क्या मिलेगा, C1 इंटू C4 इंटू D4, बराबर है। और फाइनली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो C1 इंटू C1, जैसे हम लोगों ने बोला कि जब हम लोग एक सेम कोड को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 4 आता है। जब हम लोगों के पास 4 स्टेशन है, 5 आएगा अगर आपके पास 5 स्टेशन है। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास जो आंसर आया वो क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट इसमें C1 इंटू C2 आंसर क्या आया, 0 आया। C1 इंटू C3 आंसर क्या आया, 0 आया, क्योंकि वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि जब हम लोग एक स्टेशन के कोड को दूसरे स्टेशन के कोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका हमेशा 0 आता है। तो अभी अगर C1 इंटू C2 0 हो गया तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे D2 के साथ तो वो डेटा भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब हम लोग के पास D2, D3 और D4 इसमें से तीनों में से कोई डेटा नहीं आएगा, सिर्फ डेटा बचेगा वो कौन सा बचेगा, D1 वाला, क्योंकि C1 एंड C1 मल्टीप्लाई विद C1 आंसर आपका 4 आ गया, और 4 इंटू D1 देन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, जो फाइनल आंसर मिला उसको टोटल नंबर ऑफ स्टेशन के साथ डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 इंटू D1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, सो 4 कैंसिल हो गया, फाइनल आपको जो डेटा रिक्वायर्ड था वो मिल गया, दैट इज स्टेशन 1 का डेटा विच इज D1।
अब मैं आपके सामने ये वापस स्लाइड रख रहा हूँ, कुछ डाउट्स है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट वंस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। आई होप सबको समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एज यू कैन सी चैप्टर 11 में चैनलाइजेशन कंसेप्ट है। सो चैनलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है हम लोग का यहाँ पे, एफडीए में, टीडीए में, सीडीए में, ओके ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद का एक जो टॉपिक है सीडीए में, यहाँ पे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मैंने आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके आगे यहाँ पे वापस आपको सर्टन पॉइंट्स दिए वो हम लोग देख लेंगे। ओके सो चैप्टर 11 का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं नया कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो अभी।